नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश में विपक्ष को लेकर मोदी और शाह इतने बेचैन हैं, इतने घबराए हुए हैं कि उन्हें मायावती की घेराबंदी करनी पड़ रही है। मायावती को चारों तरफ से घेरना पड़ रहा है। वो मायावती जो सोनिया गांधी के संपर्क में रही, वो मायावती जो सोनिया गांधी के साथ आना चाहती थी, इंडिया अलायंस में आना चाहती थी, वो मायावती जो बात कर रही थी सोनिया गांधी से, और कुछ दिन पहले इस बातचीत के तार मोदी जी के चाणक्य ने काट दिए हैं। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या मायावती मोदी जी के चाणक्य के इस यूपी ऑपरेशन से सहम गई हैं, डर गई हैं, बैकफुट पर आ गई हैं, और क्या उन्होंने सोनिया गांधी के साथ जाने का इरादा छोड़ लिया है? क्या इंडिया अलायंस से तौबा कर ली है मायावती ने किसी डर की वजह से, या फिर सस्पेंस अभी बाकी है? क्या आपको और हमको चुनाव के ऐलान होने का इंतजार करना होगा, या फिर खेल कुछ और है? अब दोस्तों, अगर मायावती कुछ दिन पहले तक कम्युनल पार्टीज यानी जो सांप्रदायिक पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं जैसे बीजेपी, बिना बीजेपी का नाम लिए सांप्रदायिक पार्टियों की आलोचना करें, कसकर आलोचना करें, और जो सेकुलर पार्टीज हैं, धर्मनिरपेक्ष पार्टियां जैसे कांग्रेस, इनकी तारीफ करें, तो इशारा साफ था कि मायावती इंडिया अलायंस में आना चाहती, और ये सब कुछ वो कैमरे पर बोल रही हूं। लेकिन कुछ दिन बाद अगर मायावती कहें कि वो अकेले लड़ रही हैं, तो ये कहानी छोटी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है, ये एक ऐसा मोड़ है जो 2024 के चुनाव के नतीजों को इंपैक्ट करने जा रहा है। ये एक ऐसी कहानी है जिसकी तह में जाना जरूरी है कि आखिर लखनऊ में एक रात, जी हां, एक रात में ही चाणक्य ने, डबल इंजन की सरकार ने ऐसा क्या कर दिया कि सियासत ही पलट गई। अब दोस्तों, चाणक्य ने बहन जी की किस दुखती रग पर हाथ रख दिया कि बहन जी का जो हाथी था वो सोनिया गांधी के घर से लौट आया वापस। आखिर एक रात में चाणक्य ने ऐसा कौन सा ऑपरेशन कर दिया, ऐसा कौन सा कमाल कर दिया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जैसे भूकंप आ गया हो। ये एक बड़ी कहानी है, और आज मैं इससे पर्दा उठाने जा रहा हूं कि ऐसा आखिर क्या हुआ रातों रात कि जो हाथी बसपा का सोनिया गांधी के घर पर पहुंचने वाला था, वो घर से वापस लौट आया। ऐसा क्या हुआ? मुझे लगता है कि तीन तारीखें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और इन्हीं 3 तारीखों में खेल हुआ है। इन 3 तारीखों पर आप गौर करिए, सारी कहानी एकदम साफ हो जाएगी। बस तारीखें नोट करते जाइए। अब पहली तारीख है 19 दिसंबर 2023। ज़्यादा दूर की बात नहीं है, चंद महीने पहले की बात है। 19 दिसंबर 2023। इस दिन, या यूं कहूं इस दोपहर, 19 दिसंबर की दोपहर में 3 बजे के आसपास दिल्ली के अशोका होटल में इंडिया अलायंस की चौथी बैठक हुई, और ये सबसे कामयाब बैठक थी। सारे नेता एक छत के नीचे आए, और उस दिन, उस शाम ऐसा लगा मीटिंग खत्म होते होते कि इंडिया अलायंस एक होकर, एकजुट होकर मोदी से भिड़ने जा रहा है। एक मैसेज गया कि सारा विपक्ष, समूचा विपक्ष एक छतरी के नीचे आ गया है, और अब जो फाइट होनी है इंडिया वर्सेस एनडीए, वो बहुत दिलचस्प होने जा रही है। एक माहौल बना, एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी क्रिएट हुई अपोजिशन में। और जाहिर तौर पर जब एक नई ऊर्जा दिखी, एक नई एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी जब क्रिएट होते दिखी अपोजिशन में, तो मायावती कैसे अछूती रह सकती थी। लिहाजा 19 दिसंबर के ठीक 2 दिन बाद, 21 दिसंबर के आसपास, मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी लखनऊ में, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे धमाका कर दिया मायावती ने धर्मनिरपेक्ष पार्टियों का, ताकतों का खुला समर्थन किया। उन्होंने कहा, हम भी धर्मनिरपेक्ष हैं और हम धर्मनिरपेक्षता के साथ खड़े हैं। अब इशारा तो कांग्रेस की तरफ ही था, इंडिया अलायंस की तरफ था। उन्होंने एक बात और कही
मैं चाहूँगा आप उसे सुने। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसको किसकी ज़रूरत हो ये बताया नहीं जा सकता। यानी भविष्य में आने वाले दिनों में, यानी जब चुनाव की आचार संहिता लगेगी तो बहन जी का हाथी भी इंडिया अलायंस में आ सकता है। इस तरह का मतलब निकाला गया मायावती की इन बातों से। सुनिए एक बार मायावती को, फिर आगे बढ़ते हैं। तारीख नोट करिएगा, 21 दिसंबर 2023। भविष्य में देश व जनहित में कब किसको किसी की भी जरूरत पड़ जाए ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। भविष्य में देश व जनहित में कब किसको किसी की भी जरूरत पड़ जाए ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अब 21 दिसंबर को मायावती का बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक बयान आया, जिसने कहीं ना कहीं एक विपक्ष को एक नई ऊर्जा दी, न्यू एनर्जी। और चर्चा होने लगी हर तरफ की मायावती आ सकती हैं इंडिया अलायंस। अखिलेश यादव ने भी अपने लोगों से, नेताओं से बात की और कहा कि अब आज के दिन के बाद मायावती के बारे में कोई भी गलत बात नहीं होगी, पॉजिटिव ही बोलना है, समाजवादी पार्टी ने कहा। अखिलेश यादव ने खुद ऐसी बात कही। मायावती कहीं ना कहीं सोनिया गांधी से उनके पुराने रिश्ते रहे, सुख दुख के रिश्ते रहे, इसलिए ये चर्चा होने लगी कि सोनिया गांधी और मायावती के बीच बातचीत चल रही है और आचार संहिता आते आते मायावती कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस में आएंगी। और अगर सपा, बसपा, कांग्रेस, ये सारी पार्टियां उत्तर प्रदेश में एक हो जाएंगी तो ये मोदी जी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि जो वोट शेयर है फिर उत्तर प्रदेश में विपक्ष का भारी पड़ेगा। और वो उत्तर प्रदेश जहां से थोक के भाव सीटें 2014 में, 19 में मोदी जी ने जीती, सेहरा पहना प्रधानमंत्री का, कहीं ना कहीं घबराहट लाजमी थी गुजरात लॉबी में। और पर्दे के पीछे फिर एक ऑपरेशन शुरू हुआ। तारीख नोट करिए, 10 जनवरी 2024, 10 जनवरी 2024, यानी बहन जी के बयान, सकारात्मक बयान के कुछ ही दिन बाद एक रात एक ऐसा ऑपरेशन हुआ कि पूरा का पूरा जैसे खेल पलट दिया चाणक्य ने। अब दोस्तों 10 जनवरी की रात अचानक मायावती के एक बड़े खास ऑफिसर सीपी सिंह, जब मायावती मुख्यमंत्री थी तो ये साहब उनके बड़े खास ऑफिसर थे। मायावती ने इनको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, और सीपी सिंह साहब को कई प्रोजेक्ट दिए। 1400 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट सीपी सिंह साहब को दिया गया और वो था मूर्ति बनवाने का। तमाम मूर्तियां जो लखनऊ से लेकर नोएडा तक करोड़ों रुपए की बनी, वो सीपी सिंह साहब ने बनवाई, मैनेजिंग डायरेक्टर साहब ने। काफ़ी खास और भरोसेमंद मायावती के ऑफिसर बताए जाते थे। इन्हीं के यहाँ छापा डाल दिया डबल इंजन की सरकार ने विजिलेंस डिपार्टमेंट में, और रातों रात ये ऑपरेशन हुआ। वहाँ से तमाम दस्तावेज मिले, बैंक खातों के बहुत से जानकारियाँ मिली, और लोग ऐसा कहते हैं कि कहीं ना कहीं इशारा जो था वो बहन जी तक पहुंचने का था। और इस छापे के बाद कुछ ही दिन में ऐसा कहा जाता है मायावती जी के स्वर बदल गए और उन्होंने कहा कि अब वो अकेले लड़ेंगे। अब सवाल इस बात का है कि क्या इस ऑपरेशन की वजह से मायावती को, बहन जी को डराया गया, और क्या मायावती डर गई? और क्या इस डर की वजह से जो सोनिया गांधी से जिस तरह की बातें हो रही थी, या वो जो तारीफ कर रही थी कि भविष्य में मैं किसी के साथ भी जा सकती हूँ, किसी को भी मेरी जरूरत पड़ सकती है, क्या बैकफुट पे मायावती को लाया गया? क्या सपा, बसपा, कांग्रेस के गठबंधन को तोड़ने के लिए, उत्तर प्रदेश में जीत का रास्ता साफ करने के लिए यह ऑपरेशन किया गया था? अब दोस्तों जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या इस ऑपरेशन की वजह से मायावती पीछे हट गई? क्योंकि कहीं ना कहीं तार उनसे जोड़े जा रहे थे सीपी सिंह के। वैसे भी मामला 1400 करोड़ रुपए का था। तो क्या ये एक तरह से मायावती को डराने, दबाने की, प्रेशराइज करने की कोशिश हुई दिल्ली दरबार की? या फिर अभी भी गुंजाइश है कि जब मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, जब आचार संहिता लगेगी, चुनाव ऐलान होंगे, तो क्या एक बार फिर सोनिया गांधी और
मायावती के तार जुड़ सकते हैं? क्या कोई गुंजाइश है या अब गुंजाइश नहीं है? मुझे लगता है एक्सपर्ट के पास चलते हैं। यहाँ दो बड़े एक्सपर्ट, शीतल सिंह जो जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से, और हमारे साथ होंगे अभिषेक कुमार। चलते हैं सीधे एक्सपर्ट्स के पास। शीतल जी, जो मेरा पहला सवाल है वो ये है कि 21 दिसंबर 2023 को मायावती कहती हैं कि वो धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत करेंगी, वो कहती हैं कि वो किसी के साथ भी जा सकती, किसी से भी हाथ मिला सकती, इस तरह के साफ इशारे हैं। बीजेपी की आलोचना है और विपक्ष की प्रशंसा है। और उसके बाद ये कहा गया कि मायावती 15 मार्च तक आचार संहिता के लगने के आसपास वो इंडिया अलायंस ज्वाइन कर सकती। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही मायावती ने ये ऐलान किया, इशारा किया, उसके 15 दिन के बाद, 15-20 दिन के बाद 10 जनवरी को मायावती के एक खास अधिकारी सीपी सिंह, जब मायावती मुख्यमंत्री थी, उनके यहां 1400 करोड़ के दलित मेमोरियल स्कैम पर छापे पड़ते हैं और हम देखते हैं कि मायावती के फिर सुर बदल जाते हैं। और आज मायावती कह रही हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, वो किसी के साथ नहीं जाएंगी, जो इंडिया अलायंस है वो उनके बारे में दुष्प्रचार कर रहा है। क्या ये एक प्रेशर है, बहन जी पे प्रेशर है दिल्ली का? क्या ये अमित शाह की टैक्टिक्स लगती है? क्या अब ईडी के साथ जो राज्य सरकारें हैं वो भी छापेमारी में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं? एक प्रेशर की वजह से मायावती जी ने ये यू टर्न लिया, आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि उनकी हैंडलिंग कहीं और से हो रही है और जैसा वो फैसला कर रही हैं उसको कोई भी उसमें कुछ इफ बट नहीं है। और बिल्कुल जो आपने इशारा किया है, ये बात पूरी तरह से हो सकती है। वैसे इसे राज्य सरकार एक कोर्ट के आदेश के तहत, राज्य सरकार का जो सतर्कता विभाग है वो इसको फॉलो कर रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसे मामलों में ईडी का हस्तक्षेप तुरंत हो जाता है। जो भी किसी भी किस्म के भ्रष्टाचार से जुड़े मामले हैं, अगर उसमें कोई भी एजेंसी किसी लेवल तक बढ़ती है तो तुरंत ही बाद में उसको ईडी हाथ में ले लेती है ऐसी किसी भी सिचुएशन में। और फिर हम पाते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग या तो दल बदल लेते हैं या फैसला बदल लेते हैं। हर लेकिन जगह शीतल हमारे जी, पास ऐसी ही। शीतल जी, आप तो इतने एक्सपीरियंस हैं, इतने सावन आपने चुनाव के देखे हैं। मैं पूछना चाह रहा हूं कि छापा सीपी सिंह के यहाँ पड़ा। सीपी सिंह जो मायावती के टाइम पे एक बहुत ताकतवर अधिकारी थे, उनकी गर्दन पकड़ी, तो गर्दन सीपी सिंह की पकड़ी जा रही है। असर बहन जी पे क्यों हो रहा है? भाई इशारा होता है, एक अधिकारी को पकड़ा है, कल को अधिकारी वादा माफ गवाह बन जाए तो एक बयान ही की तो जरूरत है। एक बयान में देखिए संजय सिंह अंदर है, उससे एक बयान बस हासिल कर ले ईडी या ऐसी कोई एजेंसी, तो किसी भी राजनीतिक नेता की गर्दन उसी समय, ऐसे कानून कायदे बना लिए गए हैं और ऐसे उन कानून कायदों में अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी एक हद तक सहमति है, तो उसके बाद तो किसी की भी गर्दन फिर पकड़ना बहुत ही आसान है। क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल के वो अधिकारी हैं, निर्माण निगम के एमडी थे और उनके ऊपर इस समय आय से अतिरिक्त संपत्ति के मामले में ये कोर्ट के आदेश से जांच हो रही है। तो एक साफ साफ हाथ में गर्दन है। अगर जरा सा इधर उधर हुए तो आपने बंगाल में देखा ही कि वो तापस राय साहब के यहाँ छापा पड़ा, 1 महीने बाद वो बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली। ये तो खटाखट हो रहा है, वो ओपन है। जिन लोगों के यहाँ छापे पड़े उन लोगों ने बीजेपी को चंदा दे दिया, व्यापारियों के छापे पड़े उन्होंने बीजेपी को चंदा दे दिया। अब तो क्विड प्रोको में कोई शर्म वरम है ही नहीं, कोई इधर उधर है ही नहीं, लाग लपेट बिल्कुल सीधे सीधे है कि एजेंसियां सीधा बीजेपी की एक्सटेंशन की तरह काम करती हुई हमें मिल रही हैं। तो ऐसे में इस तरह के किसी राजनेता के लिए सचमुच में बहुत मुश्किल है, जिसके पास जायदाद है और जिसने जाहिर है वो मेहनत करके तो बनाई नहीं है। तो बहुत आसान है, अगर इस चीज में किसी भी चीज में हस्तक्षेप एजेंसियां करेंगी तो फिर जीवन तो बहुत कठिन हो जाएगा। जी, अभिषेक, आप बारीक निगाह रखते हैं एजेंसियों पे। ये जो छापा पड़ा मायावती के एक करीबी सीपी सिंह पर, जो एक ज़माने में मायावती के बहुत खास माने जाते थे, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर थे मायावती के टाइम पे, और जो भी मूर्तियां वगैरह बनी, 1400 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, वो खुद देख रहे थे। क्या आपको लगता है ये जो छापा था अचानक रात को और मायावती के बयान आने के कुछ दिन बाद, ये एक टैक्टिकल अप्रोच थी, एक टैक्टिकल रेड थी? ये एक रेड थी एक बड़े नेता को ब्लैकमेल करने की? ये एक रेड आपको लगती है जिसके पीछे दबाव था
क्या इसको हम पॉलिटिकल रेड कह सकते हैं? क्योंकि अचानक हम देखते हैं कई साल बाद ये झाड़ पोंछ के फाइल निकाली गई है। दीपक जी, आज के जमाने में रेड हमेशा पॉलिटिकल ही होती है। खासकर ईडी का नाम जब सामने आता है और आर्थिक भ्रष्टाचार से जोड़कर जब किसी भी मामले में जब ईडी या कोई दूसरी एजेंसी भी आती है तो उसका नजरिया आमतौर पर पॉलिटिकल ही होता है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात कुछ दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस अखबार में आया था कि पिछले कुछ सालों में 95% से ज्यादा रेड ईडी ने विपक्षी नेताओं के खिलाफ डाली थी। लेकिन ये मामला जो है ये एक अधिकारी के ऊपर है, एक इंजीनियर के ऊपर है, जो उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के एमडी हुआ करते थे जब मायावती मुख्यमंत्री थी, और मूर्तियां बनाने से लेकर कई सारे निर्माण कार्य उनके एमडी रहते हुए हुए, और उनके ऊपर छापे की विजिलेंस डिपार्टमेंट की टाइमिंग भी यदि आप देखें तो मायावती के स्टेटमेंट के तकरीबन 20 दिन बाद होती है। 21 दिसंबर को मायावती का स्टेटमेंट आता है और 11 जनवरी को उनके ऊपर विजिलेंस डिपार्टमेंट का छापा पड़ता है। ठीक इसी तरह से जैसे अभी लोकसभा चुनाव के 2-3 महीने पहले का वक्त है, ठीक इसी तरीके से 2019 में आप देखें तो 1 फरवरी 2019 को भी ईडी की टीम पहुंची थी सीपी सिंह के यहां, और उस मामले में आपको याद होगा कि बाबू सिंह कुशवाहा और नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो बसपा सरकार के मंत्री हुआ करते थे उनके यहां भी ईडी ने छापा डाला था। लेकिन उस वक्त अलायंस रुका नहीं था। अलायंस की के अंदर की रफ्तार भले ही धीमी हो गई थी, लेकिन अलायंस हो चुका था इसलिए नहीं रुका था। अभी अलायंस हुआ नहीं है, अभी फीलर्स भेजे जा रहे हैं, और जब फीलर्स भेजने वाटर टेस्ट करने की स्थिति है वहीं पर इस संभावित अलायंस को न होने देने की कवायद ये जान पड़ती है। लेकिन अब आप पूछेंगे कि सीपी सिंह और बसपा का क्या संबंध, और सीपी सिंह से मायावती को सीधे सीधे कैसे जोड़ा जा सकता है? तो आपने देखा होगा दिल्ली का केस, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया का केस, खासकर संजय सिंह का केस। एक शराब व्यवसायी अरोड़ा, उसको सीबीआई ने पहले ईडी ने गिरफ्तार किया, फिर अप्रूवर बनाकर बिल दिलाया, और उस अप्रूवर के बयान के आधार पर संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई। यही खेल, अप्रूवर बनाने वाला खेल सीपी सिंह के साथ भी हो सकता है, और इस बात को मायावती बखूबी समझती है कि अगला निशाना क्या होगा। लेकिन चुनावी साल में मायावती को गिरफ्तार करने की, कम से कम मायावती संजय सिंह नहीं है, मायावती को गिरफ्तार करने की हिम्मत तो किसी सरकार में मुझे नहीं लगता कि होगी। वो दलितों की सबसे बड़ी नेता है इस देश में, और उस वोट के अंदर जिस प्रकार की रिएक्शनरी फीलिंग्स पैदा हो सकती है, प्रतिक्रियावादी वोटिंग हो सकती है, वो बीजेपी जानती है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मायावती इस तरह की बातें कह रही है। 21 दिसंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा था? यही कहा था ना, जब खबर आई थी इंडिया अलायंस की 2 दिनों पहले की बैठक की, कि वहां पर किसी समाजवादी पार्टी के या किसी और नेता ने सवाल उठा दिया कि बसपा से कांग्रेस क्यों बात कर रही है, और इस बयान पर ही प्रतिक्रिया देते हुए मायावती ने कहा था कि पता नहीं कब किससे राजनीति में जरूरत लेनी पड़ जाए। तो आप समझिए इस पूरे मामले को। जी 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 शीतल जी, एक चीज मैं यहां से पूछना चाह रहा हूं। आपने कहा कि अगर मायावती अलायंस में नहीं जाती हैं, अकेले लड़ती हैं, तो वो खुद को खत्म कर लेंगी, पार्टी खत्म हो सकती है। ये एक बहुत ही एक ऐसा कदम है जो बहुत नुकसान कर सकता है बसपा को। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि क्या आपको लगता है कि सपा और बसपा इन दोनों में दीवार खड़ी करके, भले ही वो ईडी और छापे के जरिए हो, क्या आप इसको अमित शाह का मास्टर स्ट्रोक कहेंगे, या फिर आप कहेंगे कि मायावती अब उस जैसी ताकत नहीं रही जो 2014 में थी, या 2012 में थी, या 2007 में थी? क्या सपा बिना मायावती के, क्या इंडिया अलायंस बिना मायावती के भी परफॉर्म कर सकता है? देखिए, परफॉर्म तो कर सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में बीजेपी को करीब 50% वोट मिला है। 50% के सामने जो बचा हुआ वोट है वो भी 85% है। तो एक एक बूंद का मतलब है, और मायावती तो बूंद से बहुत बड़ी है। अभी विधानसभा में भी उनको 13% के आसपास वोट मिला है, जबकि वो एक सीट जीत पाई है जो कहा जा रहा है कि अपनी सामर्थ्य से उस विधायक ने जीती। तो इतना डिटेरिएशन होने के बाद भी उनके पास 12% वोट है। 12% बहुत महत्वपूर्ण होता है, एकदम कोर वोट है उनके पास। तो ये वोट अगर किसी अलायंस में जाता है तो वो ताकत डबल कर देगा और उत्साह आ जाएगा बहुत सारी सीटों पर। अब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इस समय स्टेक है बीजेपी का,
चूंकि सब बाकी राजस्थान में वो लगभग 100% है, मध्य प्रदेश में लगभग 100% है, छत्तीसगढ़ में नहीं थी, अब की हो जाएगी मान लीजिए, या काफी अच्छा कर लेगी परफॉर्मेंस, लेकिन वहां सीटें उतनी नहीं है छत्तीसगढ़ में कि उससे उसके आकार में कोई बड़ी वृद्धि हो। उसके आकार में वृद्धि करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश ही हो सकता है, जिसमें 14 सीटें अभी विपक्ष के पास थी। तो अगर इसमें 10 सीटें भी बीजेपी ज्यादा ले लेती है, 12 सीटें ले लेती है, तो उसके लिए बहुत बेहतर स्थिति है कि एक 80 सीटों वाले राज्य में 75, 76, 77 सीट लेके वो एक बहुत बड़ा ब्लॉक लेके आगे बढ़ती है। तो इस समय जब वो एक ऐसे लक्ष्य पर जा रही है कि तीसरी बार लगातार जीते और अकेले बीजेपी अपना बहुमत हासिल करे, और फिर वो बड़े-बड़े उन्होंने नारे भी दिए 400 पार और वगैरह वगैरह, तो उस सब को पूरा करने का जो काम है वो तभी संभव है जब इस तरह के जो ब्लॉक्स हैं, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बंगाल है, इसमें इस तरह की कार्रवाइयां की जाए कि एकदम विपक्ष नेस्तनाबूद मिले। जी। अभिषेक, आपको लगता है कि मायावती के साथ अभी ओवैसी साहब भी जुड़ सकते हैं, एमआईएम जुड़ सकता है, मायावती कुछ मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर सकती हैं, कुछ यादव कैंडिडेट खड़ा कर सकती, क्या जो अमित शाह की स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट आपको दिखेगी? मायावती अगर ओवैसी आते, क्या आज भी अमित शाह सारा खेल जो पर्दे के पीछे है, या यूं कहें रिमोट क्या अब अमित शाह के हाथ में है? देखिए, रिमोट अमित शाह के हाथ में मुझे नहीं लगता कि है। रिमोट दरअसल मायावती के हाथ में। मायावती के हाथ में मैं इसलिए कह रहा हूं कि रिमोट है क्योंकि मायावती बेवजह डर रही है। आज की तारीख में चुनावी साल में कोई भी मायावती को गिरफ्तार नहीं करेगा, ये बात जरूर है। और मायावती एमआईएम के साथ, ओवैसी के साथ गठबंधन करती है तो मायावती के वोटर्स जो दलित हैं, और दलित में भी थोड़े पढ़े लिखे हैं, अम्बेडकराइट हैं, दलित मूवमेंट का हिस्सा रहे हैं, भले ही कम पढ़े लिखे हों लेकिन उस मूवमेंट का हिस्सा रहे, वो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से या उनके किसी प्लान को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने से बचेंगे। और स्वाभाविक है फिर वो इंडिया गठबंधन की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि ठीक है, कांग्रेस पार्टी की वो हैसियत यूपी में नहीं है जो मायावती की है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिए कि प्रतीकात्मक तौर पर ही सही कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दलित है और देश के अगले प्रधानमंत्री भी वो हो सकते हैं। तो उस वोटर के सामने आज की तारीख में विकल्पहीनता की स्थिति नहीं है कि मायावती को ही वोट करें। चंद्रशेखर रावण भी इंडिया अलायंस में है और चंद्रशेखर रावण अपनी मेहनत से उभर रहे हैं। आकाश आनंद को उभरना है अभी। तो मायावती के सामने जो दोहरी समस्या है उसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर इस बार भी मायावती एमआईएम के साथ गई या कोई तीसरा मोर्चा बनाकर उतरती है और जनता में मैसेज जाता है कि ये कथित तौर पर एक बी टीम है बीजेपी की, तो फिर वो आकाश आनंद के लिए कौन सी विरासत छोड़ के जा रही है? ठीक, आप सही कह रहे हैं। सवाल कि अभी एक चीज आपने बड़ी कही कि रिमोट अमित शाह के हाथ पे नहीं है, रिमोट जो है वो मायावती के हाथ पे। मायावती को तय करना है कि वो इंडिया अलायंस के साथ जाएं या फिर मोदी और शाह को फायदा पहुंचाने के लिए अकेले लड़े, ये मायावती को डिसाइड करना है। मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाह रहा था शीतल जी आपसे, क्या आपको लगता है कि मायावती आचार संहिता लगने के बाद क्या शायद एक सेकंड थॉट में जा सकती? हमने मायावती को अक्सर अनप्रिडिक्टेबल देखा है, कभी वो हाँ करती, कभी ना करती, कभी यू टर्न ले लेती। क्या आपको लगता है कि मायावती 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, अभी तो सारी सीटें अनाउंस नहीं हुई हैं, क्या एक संभावना है या अब आपको लगता है प्रेशर इतना ज्यादा है कि मायावती अकेले ही लड़ेंगी भले ही उनको कोई सीट ना मिले? देखिए, दो सर्वेक्षण आ गए हैं, टाइम्स नाउ का आ गया है और एक अन्य आ गया है, और दोनों सर्वेक्षणों में ये घोषणा कर दी गई है कि बीजेपी पिछली बार से बेहतर परफॉर्मेंस करने जा रही है। टाइम्स नाउ का लेटेस्ट सर्वे तो उनको 400 के बहुत करीब तक छुआ रहा है। ऐसे में इस तरह के बहुत सारे लोग जो टीवी के सामने ही बैठे रहते हैं और ट्विटर से राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों को हाड़ कपाने के लिए ये सर्वे काफी है। वो ये रिस्क नहीं लेंगे कि इस समय चुनाव आयोग की घोषणा के बाद 1-2 महीने के लिए वो कोई ऐसा फैसला ले लें कि 2 महीने बाद जब नई सरकार बने और अगर वो बीजेपी की बने तो उसके बाद वो निशाने पे हो। तो मुझे नहीं लगता कि मायावती ऐसा साहस कर पाएंगी। उन्होंने साहस खो दिया है और वो उसी अवस्था में मिलेंगी, ऐसी मुझे आशंका है। जी।
चलिए, मायावती अभिषेक कह रहे हैं कि वो बेवजह डर रही हैं, और शीतल जी कह रहे हैं कि मायावती साहस नहीं कर पा रही। और आप लोगों ने ये भी कहा, ये तो मानते हैं कि फैसला मायावती को ही लेना है, लेकिन मायावती हिम्मत नहीं कर पा रही। और आप दोनों का ये भी मानना है कि अगर हिम्मत नहीं कर पाती, अकेले लड़ती, हाथी अकेले चलता है, तो रफ्तार धीमी होगी और हो सकता है 2014 की तरह मायावती को एक सीट भी ना मिले, या उनका वोट शेयर और ज्यादा नीचे गिर जाए जब वो अकेले लड़ेगी। बहरहाल आप दोनों आए, देखना होगा। चलिए, राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है, देखते हैं आचार संहिता के बाद क्या वाकई मायावती यू टर्न लेती हैं, या फिर अपने फैसले पर अटल रहती हैं, जैसा कि आज उन्होंने ट्वीट करके कहा है। इस ट्वीट को बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये ट्वीट नहीं, दरअसल ये एक ऐसा पैगाम है जहां हाथी का गला घोटा जा रहा है, जहां पर। जी हाँ, अभिषेक, लास्ट लाइन कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? आपने यू टर्न वाली बात की तो मैंने सोचा एक घटना याद दिला दूं। 16 अप्रैल 99, यही वक्त था शाम का। मायावती संसद में कह रही थी लोकसभा में बीजेपी नागनाथ और कांग्रेस सांपनाथ है, और विश्वास मत पर वो किसी पक्ष में वोट नहीं डालेंगी। और 17 मई की दोपहर, 24 घंटे भी नहीं हुए थे, 17 मई की दोपहर जब लोकसभा में वोटिंग हो रही थी, तब अपनी पार्टी के सांसद आरिफ मोहम्मद खान की तरफ इशारा करके कहा, आरिफ लाल बटन दबाओ। और बसपा के 5 सांसदों ने लाल बटन दबाया और एक वोट से सरकार गिर गई। तो यू टर्न तो जी 24 घंटे से कम समय में भी हो जाता है। अभी आचार चलिए, संहिता खैर, लगने में हफ्ते भर है। नहीं नहीं, ठीक है अभिषेक, लेकिन मैं फिर कहूंगा फाइनल कि फैसला जो है, द रिमोट इज इन हैंड्स ऑफ मायावती। मायावती के हाथ में ही रिमोट, उन्हीं को फैसला करना है कि उनको इधर जाना है या उधर जाना है, डिसाइड उनको करना है। आप दोनों लोग आए और आपने बड़ी बेबाकी से तथ्यों को सामने रखा, और मैं दोस्तों से ये कहना चाहूंगा कि मायावती पर खबर करना बड़ा जोखिम भरा है, क्योंकि उनके दिल में क्या है, उनके मन में क्या है, हम नहीं बता सकते। और हम लोग तीनों में से कोई ज्योतिष नहीं है, इसलिए हम ये जो फैसला है मायावती क्या करेंगी, ये हम उन तारीखों पे छोड़ते हैं जब इलेक्शन का ऐलान होगा। तो ये फैसला मायावती पे ही छोड़ दिया जाए, बाकी देखा जाएगा। आप दोनों आए, दोनों ने बहुत खुलकर बातें करी। अपनी दोस्तों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।